हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानू सर में। आज हम इस वीडियो में जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए टेस्ट नंबर 6 को लेकर आए हैं। और टेस्ट जो है 1 से लेकर 5 तक हमने इसी यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो के माध्यम से अपलोड किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। और अगर आपको जितने भी नए क्वेश्चन मिले उनको देखते समय उन नए क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। और जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन उस पर एक नज़र ज़रूर डालें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको जो नए क्वेश्चन है जिसमें आप अभी तक अवेयर नहीं हुए हैं, उस क्वेश्चन को आपको ढूंढने में, उसको मतलब उससे अवेयर होने में आपको मदद मिलेगी। उन क्वेश्चन को भी आप जान पाएंगे और उसके पूछने का तरीका भी जान पाएंगे, ठीक है। अगर आप इस प्रकार की अगर टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं और टेस्ट सीरीज़ में आपका स्कोर कम रहता है तब भी आपको तनाव नहीं लेना है, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये अपर लेवल यानी डिफ़िकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए ये टीचर लोग बनाते हैं, जो अनुमान के आधार पर बनाई जाती है। उसमें अनुमान लगाया जाता है कि इसमें और कितनी संभावनाएं बन सकती हैं जो ये क्वेश्चन हमारे हाथ से ना निकले, ठीक है। तो उस प्रकार से ये जो है संस्थान वाले, जैसे कि ये दृष्टि आईएएस की संस्थान की टेस्ट सीरीज़ है, वो दृष्टि जो है बहुत ही अनुभवी टीचरों द्वारा टेस्ट सीरीज़ डेवलप करती है, बनाती है। उसमें क्या है, उसको बहुत ही अच्छे लेवल का ध्यान में रखते हुए इस तरीके से बनाई जाती है, ठीक है। और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि लगभग जो है अगर आपका 150 प्रश्न का क्वेश्चन है तो इसमें आपको कितने 4 फैक्ट के अनुसार आपको 600 क्वेश्चन के साथ आप अवेयर होंगे इसमें। तो इसलिए ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये नहीं, जितनी भी टेस्ट सीरीज़ आपके लिए आने वाली हैं वो सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और हाँ, एक ये है कि जो बच्चे यूपीएससी जो पीसीएस की तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, उसमें क्या है, जो पीसीएस की तैयारी करने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो आईएएस वाली भी टेस्ट सीरीज़ है उनको भी देखा करें, क्योंकि क्वेश्चन में आप लोग ऐसा कोई वो नहीं है कि बैरियर नहीं है कि जो संघ लोक सेवा आयोग क्वेश्चन जो है जो स्टेट लोक सेवा आयोग वाला क्वेश्चन नहीं पूछे। इसमें दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का सिलेबस जो है कंप्लीट एक दूसरे का पूरक है और दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। जैसे यूपी पीसीएस की बात करें तो थोड़ा यूपी स्पेशल जो है जुड़ जाता है इसमें और राज्य सरकार की योजनाएं जुड़ जाती हैं। उसके अलावा जितना भी जो है स्टैटिक जीके है या करंट जीके है और केंद्र सरकार का भी जीके है, उसको भी ये क्वेश्चन सम्मिलित कर लेते हैं। इसलिए आपको तनाव नहीं लेना है। आप आईएएस वाले भी देखिए, आप पीसीएस वाले भी देखिए। जो आईएएस की तैयारी करते हैं वो पीसीएस वाले क्वेश्चन भी देखिए, पीसीएस वाली टेस्ट सीरीज भी देखिए, और टेस्ट जो पीसीएस वाले हैं वो आईएएस वाले। अगर आप दोनों ही में आपने फार्म में अप्लाई किया है तो आपके लिए बहुत बहुत ये नवरत्न के हिसाब से साबित होने वाली हैं टेस्ट सीरीज। और आप एक अच्छी अप्रोच के साथ चल रहे हैं अगर आपने दोनों ही में अप्लाई किया है, क्योंकि इसका लगभग सेम सिलेबस रहता है और सेम सिलेबस के अनुसार आपको क्या है, दोहरी फ़ायदा आपको मिल जाती है, ठीक है। और इसलिए आपको ये पेपर पेन लेकर बैठिए, आप उसको नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको कठिन लगे उनको ज़रूर नोट डाउन कीजिए। और उनसे क्या है कि आपको जो जिस प्रकार से क्वेश्चन है, क्वेश्चन की थोड़ा फेरबदल के अनुसार आपको उनमें नई नई चीज़ों के साथ आप जागरूक जो है अवेयर होंगे, ठीक है। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। अब देखिए, ये टेस्ट सीरीज़ इंग्लिश और हिंदी दोनों की दी गई है, ठीक है। मैं हिंदी पढ़ूँगा, ठीक है। आप जो है इंग्लिश के वाले जो स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश में देख लें इनको, ठीक है। अब इसमें क्या है, थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। और अगर जब हम पेपर का जो इस टेस्ट सीरीज़ का एंड करेंगे तब हम थोड़ी थोड़ी देर में इस प्रकार से आपको ये जूम करके चलेंगे और आप उनको पॉज कर करके उन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम करेंगे, ठीक है। अब हम इसको जो है हिंदी के रूप में हम इसको बताने जा रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए आपको कि जितने भी जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो चाहे वो यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो, इसके क्वेश्चन जो है एक इजी टू मॉडरेट लेवल में बनाए जाते हैं, ठीक है। इजी टू मॉडरेट में, ठीक है, मॉडरेट में। और डिफ़िकल्टी जो मॉडल नहीं, वो डिफ़िकल्टी लेवल नहीं होता है, इसमें क्या है एवरेज में बनाते हैं, ठीक है। और जो लोक सेवा आयोग है या संघ लोक सेवा आयोग है,
या फिर स्टेट लोक सेवा आयोग है, इनको इस बात का तनाव नहीं रहता है कि पेपर सरल जाएगा तो लड़के ज़्यादा सिलेक्शन होंगे, क्योंकि इनके पास एक सबसे बड़ा हथियार है, वो है कट ऑफ। ठीक है, अगर सबकी कट ऑफ जो है 200 में से अगर 150 में से अगर 200 का पूर्णांक होता है, उसमें अगर 120 भी जाती है तब भी वो 120 के अल्ले पल्ले में उसको आसपास उसको उठा लेंगे। ठीक है, इसलिए उन्हें तनाव नहीं रहता है। इसलिए वो एक तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं जो इसमें स्किलफुल जो है उनको सिविल सर्विस के सेवक मिले, और जो है उनमें क्या है, एक अप्रोच इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो क्वेश्चन सॉल्व करने में एक नई टेक्निक अपना सकें। ठीक है, और उसमें क्या है, टेक्नोलॉजी यानी साइंटिफिक माइंड के द्वारा आप हर क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं, हर क्वेश्चन को उसमें सही आंसर तक देख सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ फैक्ट बेस होते हैं जो कंसेप्चुअल बेस होते हैं, उसमें एक ना एक कोई रास्ता ज़रूर होती है जो आपको सही आंसर की तरफ ले जाती है। ठीक है, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है तो। ठीक है, तो इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर पहला है, इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। कथन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 6.90 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। ठीक है, और कथन नंबर 2 है, राज्य के जो है सकल घरेलू उत्पाद में सांकेतिक वृद्धि दर 19% की अनुमानित की गई है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसके आपके दोनों ही कथन सही हैं, 1 और 2। ठीक है, जो 22 फरवरी 2022 को जो उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ था 23-24 के लिए, उसमें कौन थे मंत्री, वित्त मंत्री थे मंत्री सुरेश खन्ना ने इसको पेश किया था, और इसमें यही 2 बातें जो है अनुमानित की गई थी। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न जो है आपको कभी छोड़कर नहीं आना है। इस टाइप के प्रश्न को हम कहते हैं हलवा किस्म के प्रश्न। ठीक है, जो किसी भी तरीके से आप थोड़ी भी सोच लगाएंगे, थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे, फिर भी इनको आप अच्छी तरीके से सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए, देखते हैं कैसे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, हमें गलत देखना है। ठीक है, दूसरी बात, हमें हरित क्रांति जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसको समझना है। हरित क्रांति या कोई भी क्रांति हो या किसी भी तरीके को, उसका मतलब होता है अकस्मात होने वाला बदलाव। जैसे अभी डिजिटल क्रांति है, तो इसमें क्या, हर ऑफिस में देखिए, हर चीज़ में देखिए क्या है, डिजिटलीकरण मिलता है आपको। कोई भी हो, चाहे तहसील हो, चाहे कोई भी ऑफिस हो, वो क्या है, डिजिटल पर आधारित है। और ज़्यादातर जो है हम लोग लेन देन, बैंकिंग वगैरह सारा डिजिटल के रूप में करते हैं। और जो हमारा आपका संप्रेषण भी है, कम्युनिकेशन भी है, ये क्या जो है डिजिटल के आधार पर होगा। इसी के अनुसार देखते हैं, हरित क्रांति का मतलब है अकस्मात कृषि में आने वाला बदलाव, यानी क्रांति। ठीक है, एक तो ऐसे हम देखते हैं, इसमें गलत देखना है। इसमें क्या है, कथन नंबर या विकल्प नंबर ए, इसे वर्ष 1960 के दशक में भारत के खाद्य संकट की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है, अगर हरित क्रांति है, ठीक है, जब ये हरित क्रांति है तो खाद्य संकट जैसी समस्या के लिए ही है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अगर हरित क्रांति है तो कृषि से रिलेटेड है, और कृषि किसके लिए रिलेटेड है, और खाद्य संकट के लिए। अब दूसरी बात यह है कि जो 1960 में क्या हुआ था, 1960-62 में जो हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो एक्सपायर हो गए। ठीक है, ख़त्म हो गए। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए। उसके बाद उसी बीच में जो उसी पंचवर्षीय के दौरान क्या हुआ, 61, 62 और 63 में क्या हुआ, तो भारत चीन युद्ध हुआ। इसके बाद इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ। तो इस समय क्या है, भारत की इकोनॉमी जो है लड़खड़ा गई थी। तो उस समय उन्होंने क्या किया था, हालांकि पहले भी जो पंचवर्षीय योजना थी वो भी जो है कृषि पर आधारित थी, दूसरी जो थी वो औद्योगिक पर आधारित थी, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या है, कुछ जिसमें जैसे पंचवर्षीय अवकाश कहते हैं 61, 62, 63 में एकल पंचवर्षीय योजनाएं थी। तो इसमें क्या है, खाद्य संकट को बचाने के लिए कृषि की जो है हरित क्रांति का उपयोग किया गया। तो ये हमारा कथन सही है। यह अधिक उपज वाले जो है बीजों की किस्मों की शुरुआत करती, बिल्कुल सही है। हरित क्रांति का मतलब क्या है कि हम अच्छे उन्नत किस्म के बीज यूज करें जिससे हमें पैदावार में उन्नति मिले, यानी ज़्यादा हो। इसके बाद क्या है, इससे कृषि उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि हुई, बिल्कुल सही है। अगला है क्या, यह परंपरागत कृषि तकनीकों का उपयोग पर सर्वाधिक थी। ठीक है, ये क्या है, ये परंपरागत की बात करता है। ठीक है, ट्रेडिशनल की बात करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल में तो वर्षा पर आधारित कृषि थी, बीज वही वाले थे, पुराने क्वालिटी के बीज थे, और मतलब जो है मशीनीकरण था नहीं। तो इसमें क्या है, तो
और अचानक इसमें बदलाव आना तो हरित क्रांति कहलाता है। तो ये क्या हरित क्रांति से संबंध इसका नहीं है, ठीक है। तो कितनी आसानी से हम सही उत्तर तक पहुंच सके, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम देखते हैं अगला, निम्न निम्नलिखित में से किस वर्ष की औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान माना गया था, ठीक है। अब आपको पता है प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी वो किसकी थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि पर आधारित थी, लेकिन दूसरी जो थी वो औद्योगिक पर आधारित थी। और जो दूसरी औद्योगिक पर आधारित थी उसमें क्या है, उद्योग धंधे जो है चालू किए गए जिसके रोजगार भी मिल सके और देश की जीडीपी में उन्नति भी हो सके, ठीक है। अब इसकी बात करें अगर ऑप्शन वाइज हम जाएँ तो ऑप्शन वाइज में देखिए कितने अच्छी तरीके से प्रश्न में एक रास्ता दिखाया है कि आप इस रास्ते की तरफ जाइए। क्या है, 1948 तो हमारा देश आज़ाद 1947 में हुआ, 1949 में हमारा संविधान पूर्ण तरीके से लागू वो बनकर तैयार हुआ, निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। इसके बाद 1950 यानी 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। तो ये तो ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता। इसके बाद क्या है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। 1977 की बात करें तो 1975 और 76 के बीच में क्या हुआ, इमरजेंसी लगी हुई थी। इमरजेंसी के बाद क्या है, 1977 में चुनाव हुए, ठीक है। लेकिन ये क्या औद्योगिक नीति की बात कर रहे हैं, तो औद्योगिक नीति इससे कोई रिलेटेड है ही नहीं। 1980 की बात करें तो इस टाइम पे क्या ग्लोबलाइजेशन और वो क्या प्राइवेटाइजेशन और वो उसको क्या बोलते हैं सार्वजनिक के लिए उसकी प्रक्रिया चालू हुई थी जिसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण चल रहा था, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हमारी जो औद्योगिक उसमें आर्थिक संविधान माना जाता है वो इसको 1956 को माना जाता है। इसमें क्या है, उद्योग को 3 श्रेणियों में बांटा गया। अनुसूची 1 में जो 17 उद्योग शामिल थे जो राज्य सूची के लिए क्या थे, राज्य की उसकी विशेष जवाबदेही के लिए थे, जिसमें हथियार गोला बारूद ये सम्मिलित थे जो पूर्णतया केंद्र सरकार के नियंत्रण में थे, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो अनुसूची बनी थी, अनुसूची भी उसमें 12 उद्योग शामिल थे जो निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र के लिए खुले हुए थे। और तीसरी अनुसूची में क्या है, जैसे समवर्ती सूची की बात करते हैं उसी के अनुसार दोनों ही उसमें हस्तक्षेप करने वाले थे, ठीक है। तो इसमें क्या है, राज्य और केंद्र दोनों ही के अधीन थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1956, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, कितना अगला प्रश्न है, देखिए ध्यान से इसको। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के कूट को सही उत्तर दीजिए, ठीक है। अब देखिए कितना मतलब सिंपल सा प्रश्न है, कितनी थोड़ी सी अगर आप दिमाग लगा लें तो आप क्या है उसको सही जगह पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं। अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें कृषि है, प्राकृतिक संसाधन है और उसकी जो तेल अन्वेषण है, ये क्या है, ये हमारी प्राकृतिक तो है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको हम देखते हैं कि इसमें तेल अन्वेषण, ठीक है, कृषि है, मत्स्य पालन है, पिगरी है, या कोई उद्योग सेकंड में है, जो कृषि से रिलेटेड जो ग्राउंड लेवल से जुड़े हों उनको हम उसको बोलते हैं। और ये तेल अन्वेषण जो है ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र का मतलब वो औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, जिसका विनिर्माण हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ठीक है। जैसे आपने आलू खरीदा, आलू हो गया प्राइमरी सेक्टर, उसके चिप्स बनाए, चिप्स को हमने उसको विनिर्माण किया यानी वो हम उसका मैन्युफैक्चरिंग करके उसको हम एक पैकेट के रूप में आए, ठीक है। तो पैकेट के रूप में आए, ये प्राइमरी सेक्टर है, ये जो है सेकेंडरी सेक्टर है, ये टर्शियर सेक्टर है। टर्शियर सेक्टर कौन है, जो आपको वहाँ से वाहन से लेकर यहाँ तक आए, ठीक है, आपको वो वाहन की जो सुविधा दी गई, सरकार जो पोस्ट ऑफिस इस तरीके की सुविधाएं देता है, रोड की सुविधा देता है, ये क्या तृतीयक क्षेत्र की जो है, संचार बैंकिंग इस तरीके की जो सुविधा देता है वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर है। तो पहला क्या है, तेल, दूसरा क्या है, विनिर्माण, तीसरा क्या है, संचार, चतुर्थ क्या है, अनुसंधान, ठीक है। इसके बाद पंचम भी जुड़े हैं। पंचम सेक्टर है उसमें क्या है, जो पॉलिटिकल राजनीतिक लोग हैं जो उनसे उनकी गतिविधियों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे उसके मतलब दिमागी तकनीक के लिए दिया जाता है, ठीक है, उसको है इससे रिलेटेड किया गया, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कौन सा इसका कथन सही है। इसमें मिलान करते हैं, ए का 3, बी का 4 और सी का 1, 3 4 1, ठीक है। इसमें 3 4 1 इसका सही कथन है हमारा तीसरा यानी सी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, देखिए ये दोबारा फिर है, केंद्रीय बजट
2023-24 की बात करें के अनुसार आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना लगाया गया है? जो उसमें क्या आर्थिक संकेतक की बात की गई थी पहले क्वेश्चन में, उसमें कितनी थी 19%, लेकिन इसमें क्या लगाया गया है 7% आपका लगाया गया। ठीक है, ऐसे प्रतिशत क्या होते हैं? ऐसे आपके डायरेक्ट जो फैक्ट बेस होते हैं, जो नॉलेज बेस होते हैं। ठीक है, तो इन प्रकार के जो क्वेश्चनों को अगर आपको क्लियर पता ना हो तो इसमें आप तुक्का लगाने की कोशिश नहीं करिए और ना ही कोई ऐसी चीज़ ढूंढने की कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं पब्लिक अफेयर सूचकांक 2022 में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में स्थान दिया गया है। ठीक है, तो इसमें किसे दिया गया है? इसमें आपको हरियाणा को दिया गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ राज्य का। तो इसमें क्या है, इसे जो मानते पब्लिक अफेयर्स यानी PAI जो इंडेक्स है, इसमें क्या होता है, हरियाणा को एक बड़े राज्यों में सर्वश्रेष्ठ शामिल दर्जा किया गया है। तो इसके बाद जो अन्य प्रमुख शहर भी हैं, जैसे तमिलनाडु है, केरल है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, कर्नाटक है, इस प्रकार के जो है स्टेट हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या वो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपका क्या है नॉलेज बेस है। तो इसको कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, हमें देखना है इसके कथन। तो कथन क्या है? ECLGS को वित्तीय संकट से उभरने के लिए व्यावसायिक उद्यमों या MSME के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, दूसरा कथन है CIBIL डेटा से पता चलता है कि ECLGS उधारकर्ताओं की गैर निष्पादन यानी NPA दरें कम थी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके दोनों ही कथन आपके सही हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, दोनों ही कथन सही है, एक्सप्लेन करने की कोई इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब दोनों ही कथन सही है तो इसमें क्या एक्सप्लेन किया। ठीक है, इसके बाद है विनिमय दर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, अब हमें देखना है विनिमय दर की बात करें। ठीक है, यानी रुपए की लेन देन की बात कर रहे हैं, जो उस रुपए की लेन देन की बात है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी के आधार पर है, मौद्रिक नीति के आधार पर जो होता है विनिमय दर, इसकी हम थोड़ी ध्यान देखते हैं। 1 मिनट, हम अभी अंग्रेजी में देखते हैं इसको क्या कहते हैं, विच ऑफ द करेंट रेफरेंस ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज रेट। ठीक है, यानी एक्सचेंज रेट का मतलब है विनिमय दर यानी लेन देन के मामले में। ठीक है, इसकी बात करेंगे लेन देन के मामले में। इसमें क्या है, कथन नंबर 1 है, यह एक मुद्रा की किसी दूसरी मुद्रा के मूल के संदर्भ में है। ठीक है, एक मुद्रा दूसरी मुद्रा के मूल के संदर्भ में है। ठीक है, कथन को ध्यान से पढ़ना आपको। अब इसका क्या है, भारत ने स्थिर विनिमय दर प्रणाली को अपनाया, एक ये ऑप्शन है। ये बताइए, जब भारत एक विकासशील देश है और विकासशील देश में अगर हम स्थिर विनिमय दर को प्रणाली को अपना लेंगे तो हम इंटरनेशनल में मार्केट कैसे कर पाएंगे। ठीक है, हमारा रुपया है, अगर रुपया को हम डॉलर से परिवर्तन नहीं करेंगे, यूरो से नहीं करेंगे, पाउंड से नहीं करेंगे, तो हमारा रुपया कौन हिसाब का रहेगा। तो हमारा क्या है, स्थिर दर प्रणाली से हमें कुछ मतलब करना ही नहीं है। तो ये क्या है, ये कैसी है, ये फ्लोटिंग हो सकती है, ये स्थिर नहीं हो सकती। इसमें क्या है, इसकी दरें जो है फ्लोटिंग हो सकती है, इसलिए ये क्या इस तरीके की जो विनिमय दर को भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया है। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, अब आपने एक गलत देख लिया तो इसमें क्या है, ये गलत, और इस पर आप जानबूझकर भी ना लगाएं। ठीक है, उसका हम कारण किसी दिन बताएंगे जब हम एक वीडियो लेकर आएंगे, कैसे प्रश्न हल करें कैसे नहीं करें, जो किस प्रकार से तुक्का लगाएं। ये लगभग 5-6 दिन में आपके पास उपलब्ध होगा, तो उस प्रकार से आप, ठीक है, 5-6 दिन में नहीं, 3-4 दिन में उपलब्ध होगा। तो इसलिए आप क्या है, इस प्रकार से आप आंसर को, केवल एक आपका सही आंसर है और आप अच्छी तरीके से आंसर तक पहुंच सके। और इसका भी जो है सही लग रहा है, जैसे एक मुद्रा किसी दूसरी मुद्रा के मूल्य के संदर्भ में है, यानी एक मुद्रा को हमने, 1 रुपया को किसी दूसरे से कन्वर्ट किया, उसका लेन देन किया। ठीक है, जैसे अगर आप हड़प्पा सभ्यता में जाकर देखें तो उसमें क्या था, एक चीज़ से दूसरी वस्तु का लेन देन होता था। मतलब आपको गेहूँ देना है तो उससे नील लेना है। ठीक है, आपको जो कुछ चीज़ खरीदने, घड़ा खरीदना है तो उसको बदले में आपको गेहूँ देना है या चना देना है। इस तरीके से विनिमय दर था। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक फैक्ट बेस है। तो इसमें
ध्यान से देखना है क्या है, एनी आर्नाक्स, फिर है दूसरा एल्स जो है बियालियात्स्की, और दूसरा तीसरा है के बैरी शार्पलेस, और चौथे हैं कॉन्स्वांते पावो। ठीक है, तो इसमें देखना है हमें कौन सा है, कौन से कथन सही है। तो इसमें है एक कथन सही है, स्वांते पावो। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी। अब जो एनी आना जो आर्नाक्स है, इन्होंने क्या और एल्स बियात्स्की हैं, इन्होंने क्या जो है शायद है इसमें जो अर्थव्यवस्था विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने जो पुरस्कार पर मिला है इन्हें, और फिजियोलॉजी चिकित्सा के रूप में इन्हें को मिला है कि नहीं, स्वांते पावो को। और भौतिकी में जो इन्हें मिला जो है एलन आस्पेक्ट और जॉन एस क्लास्कर और एंटोन जिलिकर को मिला है। और रसायन विज्ञान में कैरोलिन आर बर्टोजी और मॉर्टन मेल्डर और एक वो के बैरी शार्पलेस को मिला है, किसको, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस ऑफ डिफेंस कॉरिडोर परियोजनाओं के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की है। ठीक है, तो इसमें राशि पूछ दिया गया है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसको दिया गया है 550 करोड़। ठीक है, इसमें क्या है 550 करोड़। इसमें क्या पहले जो है लिंक एक्सप्रेस के चरणों में से 235 करोड़ रुपए प्रस्ताव किया था, लेकिन इसमें क्या जो है एक्सप्रेस वे और डिफेंस कॉरिडोर के लिए 550 करोड़ के जो राशि को प्रस्ताव किया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर है 12, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP। ठीक है, MSP है न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसमें क्या किस वस्तु को कितनी मिनिमम कितनी चीज़ों में उसमें खरीदा या बेचा जा सकता है जो सरकार लागू करती है। इसमें क्या है के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखते हैं कथन। इसमें क्या इसे पहली बार 1977-78 में धान के लिए निर्धारित किया गया था। दूसरा कथन, गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य FRP रंगरंजन समिति का पर आधारित था। और अगला क्या है, MSP 22 अनिवार्य फसलों के लिए प्रदान किया जाता है। चौथा है, MSP पर अंतिम निर्णय कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP द्वारा किया जाता है। ठीक है, आज में देखते हैं जो इसका जो चौथा कथन है ये किसके द्वारा, जो इसकी जो MSP का अंतिम फैसला होता है उसमें क्या है कैबिनेट समिति होती है, जैसे CCEA कहते हैं। तो ये तो हमारा गलत है। ठीक है, जब इसको गलत होने से हमारे दो ऑप्शन 1 और 2 गलत हो गए। ठीक है, और हमें सही का चयन करना है। इसके बाद आते हैं हम जो हमारा ये 1966 और 67 की बात की जाए, ये क्या है 1977 और 78 की बात करता है। ये कब था 1966 और 67 में। और MSP रेट किसके लिए जो है धान के लिए इसमें दिया गया। इसमें किसके लिए था, ये गेहूं के लिए था। और गेहूं के लिए कितना था 54 रुपये प्रति कुंटल। ठीक है, तो 54 रुपये प्रति कुंटल था, इसलिए हमारा एक ऑप्शन भी गलत है। जब हमारा एक ऑप्शन गलत है तो इसके बाद क्या है, एक मिनट सॉरी, तो हमारा एक ऑप्शन गलत होने से हमारा आंसर आ गया केवल C यानी 2 और 3। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर देखना है। इसमें प्रश्न नंबर 13 है। इसमें क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम नई दिल्ली। ठीक है, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम मुंबई, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कोलकाता और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक लखनऊ। ठीक है, तो इसमें क्या है जो आपका जो तीसरा कथन है, तीसरा कथन ये कोलकाता नहीं है। ठीक है, ये कोलकाता, इसका आंसर आपका क्या है C जो है सही है। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, इसका मुख्यालय है मुंबई, तो इसलिए आपका C ऑप्शन सही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14, वांशीगटन सहमति के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है, कौन से कथन सही है। ठीक है, इसके बारे में देखना है। कथन नंबर 1 है, सार्वजनिक व्यय को सब्सिडी से हटकर महत्वपूर्ण दीर्घकालिक विकास समर्थन क्षेत्रों में जोड़ना। दूसरा कथन है, मुक्त रूप से फ्लोटिंग मुद्रा विनिमय के माध्यम से प्रतिस्पर्धा विनिमय दरों को प्रोत्साहन करना। तो इसके क्या है, इसके दोनों ही कथन सही हैं।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। इसमें क्या है, हाल ही में केंद्रीय बजट जो है 2023-24 में पीएम विकास योजना का उल्लेख किया गया था। यह जो है फ्लैगशिप योजना है, ठीक है, ये क्या है, फ्लैगशिप योजना है। अब इसमें किसका है, जो किसकी योजना है, वित्त मंत्रालय की, सार्वजनिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अब इसके बाद क्या, पंचायती राज मंत्रालय की, अल्पसंख्यकों कार्य मंत्रालय की, ठीक है। इसमें क्या, पीएम विकास योजना का उल्लेख है, ठीक है, पीएम विकास योजना। तो विकास इसमें क्या है, जैसे पंचायती राज को हटा दें, ठीक है। अब हमारा बचता है कौन सा, वित्त मंत्रालय, और इसको भी माइनस कर दें। अब इसमें दो है, दो ऑप्शन में आप इसमें अगर चाहें तो तुक्का लगा सकते, फिर भी आपका 50% का ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या है, आपका वैसे सही आंसर है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की, ठीक है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 16। निम्नलिखित में से किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स 2022 जीता है, ठीक है। तो ये किसने जीता है, ये हैदराबाद ने जीता है। अब अगला का प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या, 17। भारत में कितने अधिसूचित हाथी अभयारण्य हैं, ठीक है। देखिए कितने जो अधिसूचित हाथी अभयारण्य हैं वो कितने हैं, 33 अपने भारत में। जो हाथी रिजर्व वो हैं उसमें क्या है, 33 जो है अपने देश में उपलब्ध हैं, रिजर्व हैं, अधिसूचित हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 18। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण से पता चलता है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर में गिरावट आई है, ठीक है। तो इसमें कितने आई है, इसमें 7.2% की दर की गिरावट आई है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 19। इसमें क्या है, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। कथन नंबर 1 है, इसे वर्ष 1945 में यूरोप की पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। कथन नंबर 2 है, वर्तमान में इसके 189 सदस्य हैं। उपयुक्त में से सही उत्तर हमें चयन करना है। तो इसमें क्या है, इसका जो है एक उत्तर ये है, ये एक कथन है ये गलत है और दूसरा कथन सही है। इसका सही आंसर है केवल और केवल 2, ठीक है। अब इसमें क्या है, 1945 की बात की गई है। इसमें क्या है, 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये इसलिए गलत है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 20। हाल ही में आयोजित 6वीं इंडिया मोबाइल्स कांग्रेस की थीम क्या थी, ठीक है। तो इसके देखना है इसकी थीम क्या थी। तो इसमें पहले ध्यान देखते हैं ऑप्शन ए, इसमें किसकी, 6वीं इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस। 5G नई वास्तविकता है। दूसरा भी है जो संधारणीय की ओर कदम, और तीसरा विकल्प है सबको साथ लाना, और चौथा विकल्प है न्यू डिजिटल यूनिवर्स, ठीक है। अब देखिए अगर इंडिया मोबाइल कांग्रेस की बात की जाए तो इसको 2 हटा दें, ठीक है। अब इसमें 5G जो नई वास्तविकता है इसका या इसका, न्यू डिजिटल यूनिवर्स, ठीक है। अब इन दोनों में आपको कौन सा वेटेज जिसका जो ज़्यादा लगता है उस किसका लगता है, हमें न्यू डिजिटल यूनिवर्स का लगता है, क्योंकि 5G तो एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसमें कांग्रेस की जो है थीम के अनुसार इसकी थीम जो है ये थीम नहीं थी। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 21। इसका क्या है, जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन नंबर 1, उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, ठीक है। इसके बाद देखना है उत्तर प्रदेश सभी जो है 2.26 करोड़ परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा। देखो ये तो बिल्कुल है ही भाई, ये ऐसा लक्ष्य नहीं रखेगा तो किस प्रकार का लक्ष्य रखेगा। तो हमारा क्या है, इसमें जो है जबकि इसकी जो है पॉपुलेशन भी यही है, उत्तर प्रदेश की बात की जाए लगभग ऐसी है। तो इसमें क्या है, हमें इसके अनुसार देखना है कि हमारा कथन अगर 2 बोल रहा है तो हम केवल और केवल 2 करेंगे, ठीक है। लेकिन अब एक को भी चेक करते हैं। इसमें क्या है, जो 30,000 करोड़ की बात है इसमें क्या है 25,350 करोड़ की बात की गई थी, ठीक है। इसमें 30,000 की बात नहीं की गई थी, इसलिए ये ऑप्शन जो आपका गलत है और आंसर आएगा केवल और केवल 2, यानी ऑप्शन सी। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 22।
इसमें क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से कथन सही है। ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है आपकी राशन कार्ड जैसी है, राशन कार्ड को ही इसको मान्यता दी गई। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, इस चैप्टर से सिर्फ यही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जो आपका इकोनॉमी में ये चैप्टर है उसका ही यही क्वेश्चन बनता है। तो इसमें क्या है, इसको बड़ी ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी RPDS जून 1997 में शुरू की गई थी। दूसरा कथन है, RPDS के तहत लाभार्थियों को 2 श्रेणियों गरीबों से के जो है नीचे जीवन यापन करने वाले या गरीबी रेखा से ऊपर यानी APL और BPL, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि APL और BPL, इसके बाद एक लाइन और है, ठीक है। इसको है बिलो पावर्टी लाइन और एक है APL को मतलब अपर पावर्टी लाइन, एक है जो BPL मतलब उसमें क्या है, गरीबी रेखा से एक है गरीबी रेखा और एक है अपर गरीबी रेखा। तो इसमें क्या है, 3 रेखाएं हैं। तो इसलिए ये दूसरा कथन तो आपका गलत है, ठीक है। इसके बाद क्या है, जो इसकी 1997 की बात कर जाए, इसमें लक्षित क्या था, TPDS था, ठीक है। जो इसने संशोधन किया, इसमें रियायती दरों को खाद्यान्न वितरण प्रणाली की जो उचित मूल्य पर उनकी दुकानों की स्थापना की थी। इसमें क्या है, दोनों ही आपके कथन गलत है, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्रश्न नंबर 23। इसमें क्या, भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है, किन के द्वारा गरीबी का आकलन किया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो, जी नहीं, ऐसा ये कोई काम नहीं करता। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, ये भी नहीं करता। सांख्यिकी कार्यालय, ये भी नहीं करता, ठीक है। ये जो है GDP वगैरह करता है। नीति आयोग द्वारा ये इसकी गरीबी का आकलन किया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 24, शुद्ध घरेलू उत्पाद के बारे में है, ठीक है। शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात करें तो इसमें क्या है, सकल घरेलू उत्पाद माइनस जो है श्रृंखलेशन। दूसरा है सकल घरेलू उत्पाद माइनस प्रति व्यक्ति आय। तीसरा है सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, ठीक है। चौथा है राष्ट्रीय आय माइनस सकल घरेलू उत्पाद। देखिए, अगर इसमें शुद्ध घरेलू उत्पाद मतलब NDP की बात करता है, ठीक है। एक होता है GDP, एक होता है NDP। अब ध्यान देखिए, GDP का मतलब ये है, GDP का मतलब है इसमें भारत की जो घरेलू सीमा के अंदर, जितनी भारत की घरेलू सीमा है इसके अंदर उत्पादन की गई वस्तु को हम GDP के अंतर्गत काउंट करते हैं, यानी ग्रॉस GDP है। GDP के अंतर्गत कुल मतलब घरेलू सकल उत्पाद से होता है। अब इसमें क्या है, इसमें दूतावास भी शामिल है, इसमें एरोप्लेन भी शामिल है, इसमें भारत की जो भौगोलिक सीमा भी शामिल है। इसमें अगर भारत का व्यक्ति कोई बाहर भी कमाता है और वहाँ कोई गाड़ी या अपने प्लेन वहाँ पर है या अपने यहाँ का जो एयर इंडिया स्पेस है या कोई अपने देश की फैक्ट्री डाले है, तो उसको ही मान्यता अपने देश की मिलती है, भले ही वो उसकी GDP में काउंट हो, लेकिन उसमें ग्रॉस में, क्योंकि जो है अपने देश की जो संपत्ति है उसको सकल घरेलू उत्पाद हम उसको मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसमें कोई वो नहीं है। इसके बाद सकल घरेलू उत्पाद और माइनस मतलब उसका मूल्यह्रास, मतलब उसमें कौन सा मूल्यह्रास है उसको हम माइनस कर दें, तो इसके क्या है, इसका सही आंसर है हमारा C। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 25। केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताओं यानी सप्तऋषि का उल्लेख किया गया था। इनमें से कौन सा इसका हिस्सा नहीं था, ठीक है। इसमें जो है कौन सा हिस्सा नहीं था। अब हम देखते हैं, गलत देखना है कौन सा हिस्सा नहीं था। इसका देखते हैं, महिला सशक्तिकरण, दूसरा है वित्तीय क्षेत्र, चौथा है वो, तीसरा है समावेशी विकास, चौथा है हरित विकास, ठीक है। अब केंद्रीय बजट जो 7 प्राथमिकताएं दी गई थी, ठीक है, इनमें से कौन सी है, तो इसमें क्या है, देखिए वित्तीय क्षेत्र पूरे देश की बात करें, समावेशी विकास मतलब फाइनेंशियल विकास मतलब समावेशी, मतलब जो जैसे जनधन खाता जैसे चालू किए गए, जिससे जो है जो लोग अभी बैंक से नहीं जुड़ पाए वो बैंक से जुड़ें। हरित विकास, इन तीनों में ही तो एक कॉमन चीज़ मिलती है। इसका क्या हो इसमें क्या है, इसमें कन्फर्म है कि ये तो इसके विकास के हस्तक्षेप हैं, ठीक है, प्राथमिकताएँ हैं। लेकिन महिला सशक्तिकरण ये क्या है, ये अलग योजना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं जो इसके बाद दी गई है, उसमें यूथ पावर, दूसरा है फाइनेंशियल सेक्टर, तीसरा है ग्रीन ग्रोथ, चौथा है जो है अनलीजिंग द
पोटेंशियल, और अगला है क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, और फिर है उसके बाद इंक्लूसिव डेवलपमेंट, उसका बाद है रीचिंग द लास्ट माइल। ठीक है, तो इस तरीके की है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा महिला सशक्तिकरण। और जो महिला सशक्तिकरण क्यों है, क्योंकि यह महिला विकास में जो बाल विकास मंत्रालय के तहत जारी की जाती है, केंद्रीय बजट का वो नहीं है, सप्तऋषियों में शामिल नहीं था। अब इसके बाद क्या है, प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन की बात की गई है। इसमें क्या है, स्टेट फास्ट नून अभ्यास आयोजित करता है। ठीक है, तो ये कौन सा अभ्यास करता है, ये नाटो करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिकल वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, अब इसको देखना है, हमें ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें क्या है, कथन नंबर 1, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड चार्जिंग जो है अधोसंरचना के निर्माण हेतु निवेश के समन्वय एवं सुविधा हेतु नोडल एजेंसी है। ठीक है, कौन सी, इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता। ठीक है, इसको नज़र में देखते हुए, ठीक है, इसमें क्या है, हमें देखना है, उसको कनेक्टिविटी लाना है। फिर अगला है, चार्जिंग स्टेशनों को 50% की दर से एक मुफ्त पूंजीगत अनुदान प्रदान किया जाएगा जो अधिकतम 50 लाख प्रति यूनिट के अधीन होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, आपको देखिए इसमें क्या 10 लाख रुपए की बात की गई थी। ठीक है, 10 लाख रुपए की, और जो है 2000 चार्जिंग सॉकेट लगाए थे, उसमें क्या 50% नहीं 20% की बात की गई थी। तो ये आपका दूसरा कथन गलत है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कोई जो चार्जिंग अधोसंरचना है, इसका जो समन्वय एवं निवेश की सुविधा जो इससे किसे इन्वेस्ट यूपी जो है मॉडल के तहत इसको लागू किया गया था, इसलिए ये भी कथन गलत है। तो आपका क्या है, ना तो 1 ना तो 2, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। प्रश्न नंबर देखते हैं 28, वित्तीय वर्ष 2023 में औसत जीएसटी संग्रह बढ़कर हो गया है, कितना हुआ है जीएसटी संग्रह बढ़कर, ये 1.49 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है, 2023 में। इस प्रकार के जो फैक्ट है बहुत ही ज़रूरी है, और इस प्रकार के फैक्ट ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम निम्नलिखित में से किस संगठन का हिस्सा है। ठीक है, इसमें देखना है किस संगठन का हिस्सा है, तो ये किस संगठन का हिस्सा है, ये विश्व बैंक का संगठन का हिस्सा है। ठीक है, अब इनकी बात की जाए, इसको तो हटा ही दिया, इसको भी हटा दें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आपको थोड़ी भी शंका है भी, अगर ये ऑप्शन ना होता तो हम इसको करते, लेकिन अब इसमें ये ज़्यादा है तो क्या है, हम विश्व बैंक को लगाएंगे। इस प्रकार से आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर है 30, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किसे 2022 UN SDG एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इसे किसे सम्मानित किया गया था, इसे सृष्टि बख्शी को किया गया था सम्मानित। ठीक है, इसलिए विकल्प भी सही है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 31, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए बजट राशि आवंटित की है। यह कितनी है, यह है 1306 करोड़ रुपए। ठीक है, अब अगला कथन देखते हैं। प्रश्न नंबर है 32, इसमें नीचे गए बात जो वक्तव्य को पढ़ना है, इसमें कथन अभिकथन है और एक कारण है, उसमें देखना है। अभिकथन है, विश्व व्यापार संगठन के ग्रीन बॉक्स में कृषि सब्सिडी शामिल है जो व्यापार के लिए न्यूनतम या कोई विकृत नहीं करती। ठीक है, दूसरा है, इस श्रेणी के तहत सब्सिडी बिना सीमा की अनुमानित की जाती है। इसमें क्या है, दोनों ही यानी ए और दोनों ही सही है, और ए और आर मतलब एक कथन की आर व्याख्या करता है। ठीक है, इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर है 33 में देखते हैं, इसमें क्या है, बेसल समझौता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। देखो बेसल समझौता है जो, वो किससे समझौता है, वो बैंकिंग से समझौता है। ठीक है, ये सेवा क्षेत्र औद्योगिक ये कुछ नहीं है। एक बेसल कन्वेंशन हुआ था, वो बेसल जो है जो बैंक है, जो इंटरनेशनल बैंक है या नेशनल बैंक है, वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय में लागू किया जाता है, उसी को हम बेसल कन्वेंशन कहते हैं। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक विकसित किया था। तो ये किसने किया था, भूटान ने किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है भूटान। अगला देखते हैं, केंद्रीय बजट
जो 23-24 के अनुसार जो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष कौन सा है। ठीक है, इसमें लक्ष्य वर्ष की बात की गई है, तो इसमें लक्ष्य वर्ष कौन सा है, इसमें देखना है 2047। ठीक है, इसका ये लक्ष्य वर्ष। अब देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 36, किस शहर में भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया था। तो इसमें किस में किया गया था, ये हमारे मुंबई में किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मुंबई। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 37 में क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बागवानी मॉडल ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो ये मतलब किसके तहत किया है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, विकास खंड स्तर यानी ब्लॉक लेवल पर किया है। तो ये आपका कथन यानी ये आंसर आपका सही है। तो इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 8, प्रत्यक्ष निवेश विदेशी निवेश एफडीआई के बारे में है। तो एफडीआई के बारे में क्या है, इसमें क्या है के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। वित्तीय वर्ष 2015 से वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान भारत का सकल जो है एफडीआई 2.6% बढ़ गया है। ठीक है, इसके बाद वित्तीय वर्ष 2022 में 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सर्वाधिक जो है वार्षिक सकल एफडीआई प्रवाह दर्ज किया गया है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका आपका जो पहला कथन है ये आपका सही है, दूसरा कथन आपका गलत है। और इसमें क्या गलत है, इसका 84.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर उच्चतम रहा। ठीक है, ये 200 बिलियन नहीं था, तो इसका आंसर आ जाएगा केवल 1। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, जो वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के कितने सदस्य हैं। ठीक है, इसमें जो एशियाई विकास बैंक है इसमें कितने सदस्य हैं, इसमें 68 सदस्य हैं। इसका आंसर है सी सही। प्रश्न नंबर है 40, विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखी गई थी, ये कहाँ पर रखी गई थी, ये रखी गई थी भावनगर में। ठीक है, ये भावनगर में रखी गई थी। अब इसके बाद देखते हैं इसमें क्या है, मिलान करना है, सूची 1 और सूची दी गई सुमेलित करना है। इसमें क्या करना है, एक है योजना मिशन, दूसरा है उत्तर प्रदेश बजट आवंटित किया गया। ठीक है, ये बजट पर आधारित है, तो इसमें देखना है किसको कितना दिया गया। अब इसमें क्या है, एक है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसमें दिया गया कितना 600 करोड़। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें 1231 करोड़ शायद है, 1200 करोड़ है, ये आपका ऑप्शन जो है गलत है। फिर आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने हैं, इसमें क्या है, ये 1236 करोड़, ये भी गलत है जब उसका ये है। इसके बाद सामूहिक विवाह योजना, सामूहिक विवाह योजना में किसमें है, इसमें कितने 600 करोड़ आवंटित किए गए थे। ठीक है, इस तरीके से। अब जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके कितने 1050 करोड़। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आपको इसको मैच करना है, तो इसमें देखना है आपको किसका यानी कौन सा कथन सही है। तो इसका क्या है 2 4 1 3, हाँ ये बी वाला आपका सही है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर है 42। इसमें क्या है, भारत में औद्योगिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। कथन नंबर 1 है, भारत में पहली औद्योगिक नीति वर्ष 1948 में लागू की गई थी। ठीक है, 1948 में लागू की गई थी। इसके बाद क्या है, कथन नंबर 2 है, वर्ष 1991 की नई औद्योगिक नीति ने सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग की में डील दी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। तो आपका क्या है, आपका एक कथन सही है। ठीक है, एक कथन आपका सही है, दूसरा कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि जो है सभी उद्योगों की नई बात की गई थी। इसमें क्या है 1991 में 18 जो उद्योगों को छोड़कर बाद बाकी जो सिगरेट और शराब, खतरनाक रसायन, इलेक्ट्रिकल, एयरोस्पेस, रक्षा उपकरण और औद्योगिक विस्फोटों की लाइसेंसिंग की जारी की गई थी। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू हुआ। ठीक है, कितना अच्छा प्रश्न है। तो इसमें कब हुआ था, ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर है 44। इसमें निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक के संकेतक हैं। ठीक है, और इसमें क्या, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, दूसरा स्कूली शिक्षा की अपेक्षित वर्ष, दूसरी है स्कूली शिक्षा की औसत वर्ष, और इसमें प्रति व्यक्ति आई। तो इसका सही आंसर है
इसका सही आंसर है कूट नंबर, हाँ इसमें 2 3 है ना, तो इसी के अनुसार हम देख रहे हैं। तो इसका सही आंसर है, देखो इसका सही आंसर है जो अब अगर मानव विकास सूचकांक में जोड़ा जाए तो जन्म के समय प्रत्याशा ये सही है, और दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय सही नहीं है, ये पर कैपिटा इनकम अलग हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है 1 2 3 सही है इसका। प्रश्न नंबर है 45, इसमें क्या है, हाल ही में केंद्रीय बजट में उल्लेखित भारत श्री संबंधित है, ठीक है। तो किससे संबंधित है, श्री जो है श्री भारत श्री संबंधित है, इसे किससे है, ये संग्रहालय से संबंधित है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46, जो निशस्त्रीकरण सप्ताह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। तो ये कब मनाया जाता है, ये 24 जून से 30 अक्टूबर तक मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 47, इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश के हरित ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के फार्मों द्वारा प्रस्तावित निवेश कितना है, ठीक है। तो ये कितना है, इसका 19 करोड़ है इसका, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 48, वित्तीय वर्ष 2022 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा कितना था, ठीक है। अब 2022 की बात की जाए तो इसमें कितना था, इसका 6.7% था। इसके बाद देखते हैं 49, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। इसका मुख्यालय संघाई में है, ठीक है। इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों ने की थी, इसमें क्या दोनों ही कथन इसके सही हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं, हाल ही में समाचारों में रहे जो है लुहांस्क और दोनेत्स्क यूक्रेन के किस भाग में स्थित हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ये देखना है ये किस भाग में स्थित हैं, तो इसमें कहाँ है, पूर्वी भाग में स्थित है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2022 वो 2023-24 के अनुसार राज्य औषध अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना हेतु कितनी राशि का आवंटन किया गया है, ठीक है। तो इसमें देखना है कितनी राशि का आवंटन किया है, 20 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 52, अमृत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो इसमें क्या है, अमृत योजना कब की गई थी, 2015 में शुरू की गई थी। इसके बाद देखना है प्रश्न नंबर 53, एंजल टैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ठीक है। इसमें देखना है क्या है, इसे 2012 में लॉन्च किया गया था। कथन नंबर 2 है, यह एक असूचीबद्ध कंपनी द्वारा जुटाई गई अतिरिक्त पूंजी पर लगाया जाता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, तो इसमें दोनों ही कथन आपके सही है। प्रश्न नंबर है 54, इसमें क्या है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित उद्योगों को उनके महत्व के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक है उद्योग और दूसरा है मतलब उसको अवरोही क्रम में करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, विद्युत। औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक क्या है, पहले विद्युत का देखा जाएगा, इसके बाद कच्चा तेल, जिस प्रकार से खपत ज़्यादा है उसी के अनुसार, फिर दूसरा प्राकृतिक गैस, तीसरा है उर्वरक, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। जो है प्रश्न नंबर 55, मिशन कर्मयोगी का संबंध है, ठीक है। मिशन किसका, कर्मयोगी का संबंध किससे है, यह है सिविल सेवकों से है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें बताया गया कि जितने भी सिविल सेवक हैं वो अपनी एक पोर्टल पर अपनी जितनी वर्ष भर की जो इनकम है वो इसमें शो कराएं, प्रति वर्ष उसको दर्ज करें। तो यह निम्नलिखित में से किस संगठन ने उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2022 जारी की है। तो ये किसने जारी की है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने, UNDP ने। प्रश्न नंबर है 57, इसका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था, ठीक है। तो इसका कहाँ किया गया था, ग्रेटर नोएडा में किया गया था। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित करों को संघ सरकार के कर प्रोफाइल में उनके योगदान के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। अवरोही क्रम का मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर सबसे कम, फिर सबसे कम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा कर है, वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। इसके बाद कौन सा है, व्यक्तिगत आय इनकम टैक्स, GST के बाद इनकम टैक्स, उसके बाद क्या है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी टैक्स, और तीसरा है शुल्क, सीमा शुल्क, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, एक कथन आपका सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 59,
भारत में वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है, कौन से सही है। ठीक है, इसका देखना है। इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया था, बिल्कुल सही है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। यह प्रत्यक्ष कर का एक रूप है जहां खरीदारी वस्तुओं के लिए सीधे भुगतान करते हैं। ठीक है, ये प्रत्यक्ष कर का एक रूप नहीं है। ठीक है, इसे बोलते हैं शायद सेंट्रल बैट, सी बैट। ठीक है, और एक है सी बैट का ही, यानी बैट का ही प्रतिरूप है ये। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, इसमें सैन बैट और एक मोड बैट। हाँ, पहले मोड बैट, ठीक है, मोड बैट यानी मॉडिफाइड बैट, फिर सैन बैट, नहीं पहले सैन बैट, सेंट्रल बैट, फिर इसके बाद मॉडिफाइड बैट, फिर मॉडिफाइड बैट के बाद ये कौन सा आया, ये वस्तु एवं सेवा करा गया। तो इसमें क्या है, ये गलत है। इसमें क्या है, डायरेक्ट टैक्स तो अभी भी, इनकम टैक्स तो अभी भी लिया जाता है, लेकिन वो जीएसटी के दायरे में नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 60, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किसे UNHCR जो है नॉन-सेन रिफ्यूजी अवार्ड 2022 में सम्मानित किया गया। तो इसे किसे सम्मानित किया गया, एंजेला मर्केल को। प्रश्न नंबर देखते हैं 61, उत्तर प्रदेश ने सड़कों के रखरखाव के लिए 3000 करोड़ की राशि प्रस्तावित की। ठीक है, तो इसमें किससे की है, अब उत्तर प्रदेश की बात है तो राज्य सड़क निधि से करेगा। ठीक है, राज्य की संचित निधि, इसमें तनख्वाह निकलती है, वेतन निकलता है। राज्य विकास निधि ये अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। राज्य अवसंरचना ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो राज्य सड़क निधि से निकालेंगे। इसके बाद देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 60, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी NIP के बारे में बात की गई है। इसमें क्या है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, वर्ष 2019-20 के बजट जो है भाषण में इसकी घोषणा की गई थी। दूसरा है, अतनु चक्रवर्ती की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स ने NIP पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, यह 200 करोड़ से अधिक की बुनियादी अवसंरचना क्षेत्र को परियोजनाओं का गठन करता है। इसके बाद क्या है, यह अवसंरचना परियोजनाओं पर NIP के लिए प्रारंभिक स्वीकृति 100 करोड़ देता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला जो है, इसमें जो तीसरा कथन है इसमें 100 करोड़ की बात है। ठीक है, इसमें 100 करोड़ की बात है और इसमें कितनी है, 102 करोड़ की बात है। ठीक है, तो इसलिए 2 ऑप्शन ये गलत है, आपका आंसर आ जाएगा केवल 1 और 2। प्रश्न नंबर देखते हैं 63, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, हमें युग्म सुमेलित देखना है, और युग्म सुमेलित में पहले देखता है बुक्सा टाइगर रिजर्व यानी बुक्सा जनजाति के बारे में। बुक्सा जनजाति कहाँ पर है। ठीक है, फिर दूसरी बात जो है खारवार, ये जनजाति कहाँ पर है। इसके बाद जो मिलान किया गया मारिया और गरासिया। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका जो है सही युग्म है ये कौन सा है, ये खारवार जो छत्तीसगढ़ स्थित है। ठीक है, तो इसके बाद यानी हमें यही देखना था। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगर हम बुक्सा की बात करें तो बुक्सा जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल, देहरादून जिलों में पाई जाती है, जो हिंदी भाषी है। दूसरी बात है जो है खरवार जो है ये कहाँ पर है, जो जनजाति मिर्ज़ापुर ज़िले में निवास करती है, जो खूंखार एवं बलिष्ठ जनजाति है। और तीसरा क्या है, मारिया ये कौन सी है, ये जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देहावाड़ा और जबलपुर, बिलासपुर में पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें ये गलत है और ये गलत है, आपका सही आंसर है केवल और केवल बी। प्रश्न नंबर है 64, इसके बाद क्या है, आधिकारिक राष्ट्रीय योजना प्रयोग की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश से हुई है। ठीक है, हमें इसमें देश बताना है, इसमें किन से देश से हुई है, तो इसकी क्या जो है रूस से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब इसके बाद देखते हैं 65, PM प्रणाम संबंधित है, ये किससे संबंधित है, ये जो है रासायनिक उर्वरकों के संतुलन प्रयोग से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 66, इसमें क्या है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाइए, तो लो 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। प्रश्न नंबर है 67, इसमें क्या है, इसको पढ़ा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसमें बायो CNG निर्माण संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है,
तो इसमें देखना है कौन से जो हैं, इसमें अगर हम विचार करें तो इसके क्या है, इसके जो है, अच्छा इसमें ऑप्शन वाइज है, ठीक है, इसको छांट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें जो है एक है लखनऊ और दूसरा है प्रयागराज, ठीक है। इसमें क्या है, ये जौनपुर और वाराणसी नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा केवल और ए। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 68। दिसंबर 2022 में 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड पर मासिक औसत प्रतिफल रहा, ठीक है। तो इसमें क्या है, मासिक औसत, जो मासिक औसत प्रतिफल रहा, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। तो इसमें किस में रहा, यानी 7.3% का रहा, ठीक है। ये फैक्ट बेस हैं, बहुत ही अच्छे फैक्ट हैं। इनको फैक्ट को जहाँ तक है ये फैक्ट आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, आने की संभावना है, ठीक है। इस पर घाटे का वित्त पोषण शब्द संदर्भित करता है। तो इसमें क्या है, आंशिक स्वामित्व के बदले दिए गए धन पर, फिर धन के अतिरिक्त उपयोग के स्थान पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर ब्याज की बंदी पर घाटे के वित्त पोषण हेतु धन जुटाने को उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, घाटे के वित्त पोषण हेतु धन जुटाने को, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रश्न नंबर है 73। किस दिन जो सुगम भारत अभियान शुरू किया गया था, ठीक है। देखिए कितने अच्छे अच्छे मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो ये कब किया गया था, ये आपका 3 दिसंबर 2015 को किया गया था, ठीक है। योजनाओं से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और केंद्र की हो या राज्य की हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई भी पूछ सकता है उसके बारे में क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 71। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखते हैं, कथन नंबर 1, ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए कुल 20 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। दूसरा है, राज्य सरकार की ने गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 120 करोड़ प्रस्ताव किया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें दोनों ही कथन आपके सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर अगला है 72। इसमें क्या, निर्माण परिचालन हस्तांतरण BOT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब इसके बाद क्या है, रियायत अवधि समाप्त होने के बाद सरकार स्वामित्व को किसी अन्य कंपनी को हस्तांतरित करती है। बी है, सरकार सुविधा का संचालन रखरखाव एवं प्रबंधन करती है। फिर तीसरा है, टोल और शुल्क के माध्यम से एकत्र किए गए राजस्व का उपयोग सामाजिक कल्याण परियोजनाओं के लिए किया जाता है। तीसरा है, अगला है कि यह निजी कंपनी सार्वजनिक बुनियादी ढांचे परियोजनाओं को निवेश की सरकार हेतु शायद, यही सही है इसका, ठीक है। इसका डी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर देखते हैं 73। निम्नलिखित में से कौन समानुपाती न्याय से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें कौन है, इसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय संबंधित है। प्रश्न नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर है 74। बॉम्बे प्लान कब तैयार किया गया था। तो बॉम्बे प्लान कब तैयार किया गया था, ये किया गया था 1944 में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 75। केंद्रीय बजट 2022 और 23-24 के अनुसार गोवर्धन योजना के अंतर्गत कितने वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे। तो ये कितने किए जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर है 500, ठीक है, 500 किए जाएंगे, 500। प्रश्न नंबर 76। स्वीडन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। स्वीडन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, यह जॉर्जिया मेलानी है, ठीक है। ऋषि सुनक ये तो बहुत चर्चित में रहे, जबकि यही चर्चा में नहीं रहे। तो ये क्या, सी आंसर आपका सही है। प्रश्न नंबर है 77, ठीक है। इसमें क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें हमें कथन बताने हैं। इसमें क्या है, नवी मुंबई को 1 लाख से अधिक आबादी वाला दूसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। दूसरा है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार मिला है। तीसरा है, मध्य प्रदेश 100 से अधिक सहकारी संस्थानों व स्थानीय निकायों वाले राज्य में राज्य में सबसे स्वच्छ रूप में उभरा है। अगला है, कर्नाटक के शिवमोग्गा को फास्ट मूवर सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन होंगे, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो है आपके 3 और 4 आपके जो है सही है, और ये आपका सही नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे स्वच्छ शहर जो है जो
इंदौर को किया गया, ठीक है। इसमें मुंबई नहीं, जो 1 लाख आबादी वाला था वो क्या था, इंदौर था, इसलिए ये गलत है। और दूसरा इसका है जो हरिद्वार में जो 1 लाख आबादी वाले शहर को सर्वश्रेष्ठ गंगा पुरस्कार अवार्ड किया गया है, इसमें क्या बिजनौर की बात की गई। अगला प्रश्न है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो NBFC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसमें देखते हैं, भारतीय वित्तीय प्रणाली में NBFC का महत्व GDP के अनुपात के रूप में NBFC के ऋण की लगातार वृद्धि में परिलक्षित होता है। अगला देखते हैं, जून 2021 से सितंबर 2022 तक NBFC का सकल गैर निष्पादन परिसंपत्ति अनुपात जो अनुपात लगातार बढ़ा है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें एक आपका सही आंसर है और इसमें सही चुनना था, ठीक है। इसमें आपका एक सही है, 1 मिनट इसको ध्यान से दे, हाँ एक ही सही है, ठीक है। इसमें क्या है, एक सही है, दूसरा आपका इसलिए गलत है क्योंकि ये औसतन जो है 7.5 2021 में और 2022 में जो है 59% तक पहुंचा। और ये कौन सी थी, ये CNPA थी, ठीक है। CNPA की बात गैर अनुपात का अनुमान लगाया गया। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है 79, मिशन मोड हस्तक्षेप का उद्देश्य किससे निपटने से है, ठीक है। इससे किससे निपटने से है, ये संक्रामक बीमारियों से, मोड हस्तक्षेप की बात है। गैर संक्रामक बीमारियों, बाल स्वास्थ्य से, इसमें क्या उपयुक्त सभी, यानी सबकी ही बात की गई है, इसमें आंसर उपयुक्त सभी की बात है। इसमें क्या है, अगला देखते हैं, जनसांख्यिकीय लाभांश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से कथन सही है, ठीक है। इसमें यह किसी देश की जनसंख्या की आयु जो संरचना में परिवर्तनीय या परिवर्तन होने से उस देश में होने वाले आर्थिक विकास को संदर्भित करता है। दूसरा है, भारत 2010 के आसपास ही जो जनसांख्यिकीय लाभांश के चरण में प्रवेश कर चुका, तो इसके दोनों ही आंसर, यानी दोनों ही कथन आपके सही है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों को निःशुल्क प्रशिक्षण किया जाएगा, कितने दिन के लिए, 6 दिन, 15 दिन, 10 दिन और 12 दिन, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 6 दिन। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में मुद्रा बाजार के विकास की नींव रखी थी, ठीक है। तो इसमें किसने रखी थी, इसमें रखी थी आपकी बागुल समिति ने, ठीक है। SC गर्ग ने नहीं, इसके बाद क्या, दिनेश शर्मा ने नहीं, चक्रवर्ती ने नहीं। तो इसमें 1 और 4 सही है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 83, सूची बनाना है, उसमें केंद्र और उद्योग की बात की गई, ठीक है। और मथुरा में क्या है, मथुरा में मिट्टी के बर्तन इसमें दिया गया है, जबकि मथुरा में क्या है, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, किसकी, पीतल की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। कन्नौज, कन्नौज तो सभी को पता है, कन्नौज क्या है, आगरा की भूखंड, कन्नौज इत्र की बात की जाए। अब आगरा, आगरा में क्या है, जो है आगरा में पर्यटन और चमड़ा, ठीक है, आगरा का ये सही है। फिर खुर्जा, खुर्जा बच्चा है तो वह मिट्टी के बर्तन, ठीक है। तो इसके लिए इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसका आपका 2, 4, 3, 1, हाँ बी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे आप ध्यान से देखते रहिए। इसके बाद क्या प्रश्न नंबर है 84, इसकी बात करते हैं। इसमें क्या, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना शुरू की गई थी, तो ये कब शुरू की गई थी, ये 1993 में शुरू की गई थी, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन है जिससे आप अभी तक सुने भी नहीं होंगे, उस प्रकार के इस तरीके से क्वेश्चन इसे दिए जाते हैं, इसलिए ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब केंद्रीय बजट 2023-24 में मिष्टी शब्द का संबंध है। अब मिष्टी शब्द का संबंध किससे है, मैग्रोम वृक्षारोपण से, मैग्रोम जो है मैग्रोम वन की बात की गई है। प्रश्न नंबर 86, अग्नि प्राइम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। इसमें देखना है, अग्नि प्राइम का हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा परीक्षण किया गया था। यह 2 चरणों वाली जो है कनिष्ठीकृत मिसाइल है, ठीक है। इसमें देखना है कैसे ऑप्शन है, अच्छा इसमें केवल ऐसे ही ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, मतलब दूसरा चरण सही है, ये आपका गलत है, ठीक है। तो ये क्यों सही नहीं है, इसमें क्या है, जो बैलिस्टिक मिसाइल की बात की गई थी इसमें, और अग्नि प्राइम की बात नहीं की गई थी। तो इसके बाद देखते हैं
निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है तो ये कौन सा है? ये भारत ही है। ठीक है, चाइना के बाद भारत ही चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रश्न नंबर है 88। इसमें क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक कितनी कॉरपोरेट दिवाला समाधान की प्रक्रिया जो है CIRP शुरू हो चुकी थी? ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें 5000 से अधिक हो चुकी थी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सा यूनिवर्सल बेसिक इनकम का घटक नहीं है? ठीक है, इसमें कौन सा घटक नहीं है? ये समुदाय बेसिक यूनिवर्सल का घटक नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है? ठीक है, राष्ट्रीय आइकन किसे से घोषित किया गया है? तो ये पंकज त्रिपाठी को किया गया है। ठीक है, इसके लिए विकल्प ए सही है। प्रश्न नंबर है 91। इसमें क्या है? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 को लागू करने के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की है? वो की है 317 करोड़। ठीक है, इस प्रकार को आपको नए नए फैक्ट मिलते हैं और इस फैक्ट से ही ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 92। संगठित मुद्रा बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें क्या है? भारत सरकार 14 दिन के ट्रेजरी बिल और 91 दिन के ट्रेजरी बिल जारी करती है। दूसरा है कॉल मनी मार्केट वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निजी ऋणदाताओं को जो है जारी करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसके दोनों ही कथन आपके गलत हैं। ठीक है, दोनों ही कथन आपके गलत हैं, क्योंकि जो भारत सरकार करती है वो कितने 182 दिन ट्रेजरी बिल और 364 दिन के लागू करती है। ठीक है, और इसमें क्या है? इसमें 14 दिन की बात है ऋणदाताओं की, तो इसमें दोनों ही कथन गलत है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार यानी 2005 के उद्देश्य हैं? यानी मनरेगा की बात की गई है, तो इसके कौन से उद्देश्य हैं? ग्रामीण साक्षरता, ग्रामीण शहरी प्रवास को कम करना, अगला है टिकाऊ संपत्ति का सृजन करना, और चौथा क्या है? सामाजिक समानता। ठीक है, तो इसमें 1, 2, 3 ऑप्शन डी आपका सही है। प्रश्न नंबर है 94। 20 सूत्रीय कार्यक्रम TPP के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें क्या है? एक है TPP जो दूसरी केंद्रीय योजना थी जिसे जुलाई 1983 में शुरू किया गया था। तीसरा है TPP का उद्देश्य जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के जीवन को की गुणवत्ता में सुधार करना है। ठीक है, तो इसका क्या है? इसका केवल 2 सही है। इसका क्या है? एक कथन जो आपका ये गलत है। ठीक है, एक कथन जो है आपका ये गलत है। ये कब है? 1975 की बात है, 1983 की बात नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 95। केंद्रीय बजट 2022-24 के 23-24 के अनुसार राज्यों को राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी। ठीक है, राजकोषीय घाटों की अनुमति होगी, इसमें कितने? 3% की। प्रश्न नंबर है 96। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके कौन है? दिनेश गुणवर्धने। प्रश्न नंबर है 97। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 जो है करेक्टिंग कोर्स शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई है, तो ये किसने जारी की है? ये विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, इसका सही आंसर है विश्व बैंक। प्रश्न नंबर है 98। अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA द्वारा निम्नलिखित में से किस घरेलू क्षेत्र के नियामकों की शक्ति ग्रहण की गई है? ठीक है, इसमें क्या है? शक्ति ग्रहण की गई है, तो किस में की गई है? भारतीय जो दूरसंचार नियामक प्रणाली यानी अधिकरण, भारतीय सुरक्षा विनियम बोर्ड, या भारतीय जीवन बीमा जो है विनियामक प्रणाली, या भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है, तो इसके ऑप्शन 1 हटाने के बाद आपको बचता है 2, 3, 4। ठीक है, ये भारतीय जो दूरसंचार यानी BSNL जो है ये नहीं है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर अगला 99। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? कथन नंबर 1 है वर्ष 1969 में 30 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर दूसरा है सरकार ने व्यवसायों को प्रोत्साहन करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया। ठीक है, तो इसमें क्या है? दूसरा सही है। इसमें 69 की बात नहीं थी। ठीक है, 69 की बात कितनी थी?
30 बैंक का तो था ही नहीं, पहले 14 फिर 6 लगभग 20 था। ठीक है, इसमें 30 दिया गया है, लगभग नहीं क्लियर 20 था, यानी 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसमें क्या निम्नलिखित में से किसे भारत का 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया? तो इसमें किसके किया गया है? मोढेरा को। ठीक है, मोढेरा को, जो शायद है राजस्थान या हरियाणा में, ऐसे ही है, राजस्थान में है, अभी हम फाइंड करके, हाँ गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में मेहसाणा ज़िले के जो है में मोढेरा गांव है। ठीक है, इसमें क्या 101 नंबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर औद्योगिक कॉरिडोर के लिए कितनी राशि जो है प्रस्तावित की है? वो है 200 करोड़ की राशि प्रस्तावित की है। इसके बाद दूसरा अगला क्वेश्चन है 102, निम्नलिखित में से कौन से दो युग्म सही सुमेलित नहीं है? हमें सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। जैसे आरबीआई जो है कमोडिटी आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स। ठीक है, आरबीआई क्या करता है? इसमें क्या करता है? ऋण और साख, ठीक है, उत्पाद और बचत प्रेषण करता है। ठीक है, फिर इरडा IRDA क्या करता है? बीमा उत्पाद, ये तो सही है। तीसरा क्या है? सेबी का कमोडिटी आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर, तो इसमें क्या है? क्रेडिट उत्पाद बचत, तो ये एक दूसरे से गलत है। और इसके बाद पेंशन उत्पाद, ये सही है। तो इसमें क्या है? आपके 1 और 3 आपके गलत हैं, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 103, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का उपयुक्त मापदंड जो है वो क्या है? ठीक है, वो क्या है? वो प्रति व्यक्ति आय उसका मापदंड है। प्रश्न नंबर है 104, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो वो थी प्रथम। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर है 105, अमृत धरोहर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा के लिए एक योजना है। ठीक है, अगला यह पर्यटक मंत्रालय की एक पहल है। ठीक है, इसमें देखना है कौन से कथन सही है। तो इसमें क्या है? ये दोनों ही कथन इसमें गलत है। ठीक है, इसमें क्या है? जो धरोहर योजना है वो आर्द्र भूमि के लिए संरक्षण के लिए बात की गई है, और ये पर्यटक मंत्रालय की पहल नहीं है। ठीक है, ये पर्यटक मंत्रालय की पहल नहीं है, इसलिए इसका डी आंसर सही है। प्रश्न नंबर है 106, निम्नलिखित में से किन देशों ने टाइगर ट्रायमक अभ्यास में भाग लिया? ठीक है, टाइगर ट्रायमक अभ्यास जो है वो किस में भाग लिया? इसका है भारत और USA ने भाग लिया है। अब देखते हैं 107, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में भूमध्य सागर में एक स्थायी समुद्री सीमा स्थापित करने पर सहमत हुआ? तो ये कौन सा है? ये लेबनान और इजराइल है। इसके बाद क्या है 108, प्रश्न नंबर है 108 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन से राज्य स्टार्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है? तो इसमें कौन से हैं? एक है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है जो है केरल, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? इसमें 1 और 2 और 4, 1, 2 और 4, इसमें उत्तर प्रदेश नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। इस प्रकार के घुमाऊ क्वेश्चन भी पूछते हैं, क्योंकि लड़का ज़्यादातर जानते हैं कि जो है उत्तर प्रदेश का पेपर है तो इसमें ज़रूर उसकी बात होगी, तो यहीं गलत कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं 109, निम्नलिखित में से किस बैंक का भारतीय स्टेट बैंक में विलय नहीं हुआ? ठीक है, नहीं किया गया था। तो किसका नहीं किया गया था? देना बैंक का नहीं किया गया था, और बाद बाकी ये बैंकों का किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 110, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नाइजीरिया में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। दूसरा है यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका दूसरा तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब पहला गलत कहाँ है? जो पहला गलत है इसका शायद है नाइजीरिया इसमें क्या है? नाइजीरिया में 9.6 करोड़ लोग जो गरीब हैं। भारत में दुनिया भर से सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं। ठीक है, तो इसलिए ये गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल सी। प्रश्न नंबर है 111, उत्तर प्रदेश बजट 2022 जो है 23-24 की थीम है। ठीक है, इसमें क्या 23-24 की थीम क्या थी? यह थी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए समावेशी विकास।
प्रश्न नंबर देखते हैं 112, वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद जो FSDC के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो FSDC के अध्यक्ष कौन है? यह है केंद्रीय वित्त मंत्री। प्रश्न नंबर 113, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना हुई थी, ठीक है। इनकी स्थापना कब हुई थी? इसकी 1951 में की गई थी। प्रश्न नंबर देखते हैं 114, निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है, ठीक है। ये कौन से करता है? इसकी जो है प्रधानमंत्री करता है, ठीक है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति। अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न नंबर देखते हैं 115, व्यक्तिगत आयकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं केंद्रीय बजट 2022 जो 23-24 में कर छूट की सीमा 8 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई, ठीक है। इसके बाद क्या है? आयकर अधिभार की दर को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है केवल दूसरा कथन सही है। इसमें क्या है? 7 लाख की बात की गई है, 8 लाख की बात नहीं है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये किसने जीता है? IIT मद्रास ने। फिर 117, विश्व का पहला जो है सिग्नल चार्जर एकल अभियोक्ता नियम किसके द्वारा अपनाया गया था? तो ये किसके द्वारा अपनाया गया था? ये यूरोपीय संघ के द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। इस प्रकार के फैक्ट मिलते हैं टेस्ट सीरीज में, ठीक है, इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन बढ़ा पहले पढ़ें। 118, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, वित्तीय वर्ष 2021 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022 में उच्च CPI संयुक्त आधारित खुदरा जो है मुद्रास्फीति देखी गई। अब अगला देखते हैं क्या इसमें, वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान तेल और वसा, ईंधन और प्रकाश, परिवहन और संचार ने उच्च मुद्रास्फीति दर्ज की है। अगला देखिए, रूस और यूक्रेन संकट के कारण अप्रैल 2022 में हेडलाइन मुद्रास्फीति दर में कमी आई। इसके बाद RBI ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए 6.8% मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया, ठीक है। तो फिर इसमें क्या है? इसके देखना है, इसके 2 ऑप्शन ये गलत हैं और ये सही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल C, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 4। अब 119 देखते हैं, जो श्रिंकफ्लेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रच्छन्न मुद्रास्फीति का एक रूप है, ठीक है। इसे व्यवसाय और शैक्षणिक अनुसंधान में एक मुफ्त पैकेज डाउन साइजिंग के रूप में जाना जाता है। इसमें क्या, श्रिंकफ्लेशन का प्राथमिक कारण कम उत्पादन लागत है। दूसरा, श्रिंकफ्लेशन बाजार में प्रतिस्पर्धा का अभाव करता है। ये आपके दोनों ही गलत है, ये आपके सही है। अब देखते हैं 120, प्रश्न नंबर है 120, लीड्स इंडेक्स 2022। तो क्या लीड इंडेक्स 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो इसमें क्या, उत्तर प्रदेश को इंडेक्स में जो अचीवर्स स्टेटस की श्रेणी में रखा गया है। यह राज्यों के बीच एक प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाने के आयोजित किया गया। तो इसका क्या, दोनों ही कथन इसके सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 121। इसमें क्या है, 2023-24 में उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में कितनी किसान पाठशालाओं में आयोजन का प्रस्ताव रखा गया है? तो इसमें कितनी रखा गया है? इसमें 17,000 रखा गया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 122, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें क्या है, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई थी। दूसरा है, इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1936 में नहीं, 1934 में इसका अधिनियम पारित हुआ और 1935 में इसकी स्थापना कहाँ, कलकत्ता में हुई थी। इसलिए ये कथन आपका गलत है, आपका आंसर आ जाएगा केवल और केवल 2। अब 123 है प्रश्न नंबर। इसमें क्या है, एक है इस्पात संयंत्र और दूसरा है सहयोगी देश, ठीक है। तो इसमें देखना है सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित। अब भिलाई ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। भिलाई संयंत्र कहाँ है, सोवियत संघ के सहयोग से, ठीक है, ये गलत है। दुर्गापुर संयंत्र किसके, ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था, तो इसमें सोवियत संघ दिया गया। राउरकेला जर्मनी, ठीक है, तो राउरकेला जर्मनी ये सही है। और जो बोकारो जो है स्पेन की बात करता है, ये क्या है, सोवियत संघ का था। तो इसका सही आंसर है केवल और केवल C।
अब देखते हैं 124, जो बिमल जालान समिति संबंधित थी, ठीक है। बिमल जालान समिति जो समिति संबंधित थी, किससे संबंधित थी? आभासी मुद्रा के विनियम से, आरबीआई के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा से, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के संचालन से, ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के लिए अनुकूल ढांचे से। तो इसका सही आंसर है बी, ठीक है, आरबीआई के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे से। प्रश्न नंबर 125, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत को कौन सी रैंक हासिल हुई है? तो इसमें कौन सी रैंक हासिल हुई? इसकी दूसरी रैंक हासिल हुई है। प्रश्न नंबर 126, हाल ही में जागृति यादव एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी, वह कहाँ से संबंधित है? ठीक है, तो वह कहाँ से संबंधित है? वह लखनऊ से संबंधित है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 127, उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अब हमें कथन देखना है। कथन क्या है? इस नीति का उद्देश्य दुग्ध प्रसंस्करण के स्तर को 10% से बढ़ाकर 25% करना है। दूसरा है, यह बाजार के लिए उपलब्ध दूध को भी 44% से बढ़ाकर 85% कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका 44% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया है, इसलिए ये कथन गलत है। आंसर है केवल और केवल एक। देखिए 128, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स यानी HPI के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, इसमें क्या है? HPI आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। दूसरा है, HPI मूल्यांकन मूल प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों से एकत्रित आवासीय इकाइयों के मूल्यांकन द्वारा आधारित है। तो इसमें क्या केवल 2 सही है, आपका जो है 2 C ऑप्शन सही है, एक गलत है, क्योंकि आवास सूचकांक जो है कौन से बाजार मूल्य त्रैमासिक के द्वारा इसमें लागू किया जाता है HPI मूल्यांकन, ठीक है। और ये क्या है? राष्ट्रीय आवास बैंक की एक पहल है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 129 यानी 129। इसमें क्या है? दक्षिण एशियाई जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका क्या है? यह क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ की एक मुक्त व्यापार व्यवस्था है। दूसरा है, समझौता 2006 में लागू हुआ था। इसके दोनों ही कथन आपके सही हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिक वक्र मुद्रास्फीति बेरोजगारी के बीच संबंधित है? ठीक है, तो ये कौन सा है? ये फिलिप्स वक्र होता है, ठीक है, जो इस प्रकार का बनाया जाता है, इस तरह का, इसके फिलिप्स वक्र कहते हैं इसे। इसके बाद देखते हैं 131, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस पहल के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया है? ठीक है, तो इसमें किसके पहल के लिए क्या? ऑपरेशन कायाकल्प के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया है। प्रश्न नंबर 132, स्थायी जमा सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन नंबर 1 है, जो है इसे बाजार में अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया, ठीक है। अब दूसरा है, आरबीआई से पैसे उधार लेने के लिए केंद्र सरकार को सरकारी संपत्तियों के रूप में सरफांसेस जमा करने की आवश्यकता है। इसमें भी गलत है। देखो, ये केंद्र सरकार द्वारा जारी नहीं करे जाएगा, ये आरबीआई जारी करेगा, ठीक है। अगर आरबीआई की बात करें तो सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं, सरकारी संपत्तियाँ नहीं होती हैं, इसलिए ये ऑप्शन क्या है? ना तो 1 सही है, ना तो 2 सही है। इसके बाद क्या है? प्रश्न नंबर है 133, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों का निर्गमन प्रणाली आधारित है। ये किस पर आधारित है? ये जो है न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। इसके बाद देखते हैं 134, यह क्या है? उत्तरी अमेरिका जो है उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते में शामिल थे। तो कौन से थे? यूएस, मैक्सिको और कनाडा ये शामिल थे। इसके बाद देखिए 135, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा दिया गया। तो ये क्या? ये दोबारा प्रश्न रिपीट हो गया, तो इसका क्या है? 5.9, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 136, एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र IGRS के अंतर्गत पुलिस थानों में की जो है रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कितने पुलिस थानों ने जो है प्रथम स्थान ग्रहण किया? तो ये कितने थाने थे जिन्होंने प्रथम स्थान ग्रहण किया? वो 3 थाने थे, ठीक है।
और 3 थाने इसमें जो है, इसमें कौन कौन से, एक आदमपुर था, एक दशामेध था और एक सिगरा था। ठीक है। इसके बाद 137 अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस शहर में जीआई महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है। तो ये किस में किया गया था, वाराणसी में किया गया था। प्रश्न नंबर देखते हैं 138। इसमें क्या है, दिसंबर 2022 तक कितने असंगठित श्रमिकों को जो ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण हो चुका है। ठीक है। तो ये कितने हो चुका है, ये हो चुका है आपके 28.5 करोड़ का। इसमें क्या है, 139 पीएम किसान योजना के तहत किसानों को कितनी आय की सहायता मिलती है। तो ये कितनी आय की सहायता मिलती है, ये तो मतलब बहुत ही पॉपुलर चीज़ है। तो इसमें क्या है, 6,000 रुपये की सहायता मिलती है। 140 नंबर है जीडीपी जो अपस्फीति कारक परिभाषित किया जा सकता है। तो ये किसके द्वारा, सांकेतिक मूल्यों पर जीडीपी डिवाइड बाई मूल्य स्तर पर जो जीडीपी को गुणा 10 वो 100। इसके बाद है स्तर मूल्यों पर जीडीपी डिवाइड बाई सांकेतिक मूल्यों पर जीडीपी और 100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है। तो ये क्या इसी पर है। ठीक है, यही पर है और ये गलत है, इसमें मल्टीप्लाई तो है ही नहीं, मल्टीप्लाई। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 141। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना हेतु 12 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की है। ठीक है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों से संबंधित है। ठीक है, यह संगठित क्षेत्र के लिए, तो इसमें क्या है, इसका जो है असंगठित क्षेत्र के लिए, तो इसके दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 142। निम्नलिखित में से कौन सी समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। ठीक है, इसमें कौन सी समिति है, इसमें RN मल्होत्रा समिति है। प्रश्न नंबर 143। इसमें क्या है, भारत में नियमित जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो ये किस वर्ष में शुरू गई थी, ये 1881 में शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 144। अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2004 और 5 में संशोधित किया गया है। ठीक है, तो ये क्या संशोधित किया गया, इसमें 2011 और 12 में संशोधित किया गया। फिर 145। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कितने जैव आगत संस्थान जो है केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कितने किए जाएंगे, इसके जो है इसमें क्या है 10,000 जो है स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद देखते हैं 146। भारतीय सड़क कांग्रेस का 21वां अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये किस में, नागपुर, जसमेदपुर, रायपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या है, इसमें कोई नहीं है। ठीक है, और कहाँ पर इसे किया गया था, राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 147। उत्तर प्रदेश की धान क्रय नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसमें क्या है, इस नीति के तहत सामान्य ग्रेड के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो इसका क्या है, किसानों के जो बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से धान की खरीदारी की जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये 2060 की बात है, 60। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। इसके बाद क्या है, इसकी जो है प्रमाणीकरण धान की खरीदारी की जाएगी किसके, बायोमेट्रिक में मशीनों के माध्यम से। ठीक है, तो ये बायोमेट्रिक की बात है, ये मशीनों की बात है। तो इसमें क्या है, दोनों ही कथन आपके गलत है, तो आंसर आ जाएगा आपका डी। इसके बाद देखते हैं 148। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2019-20 को जो आयोजित किया है। ठीक है, ये किसने किया है, ये जो है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किया है। इसके बाद ये सूची दी गई है, एक है स्थान, वो संस्थान, और दूसरी है स्थापना। ठीक है, इसमें संस्थान और स्थापना देखते हैं। तो इसमें क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये कब, 1992 में। ठीक है, 1992। और इंटर कनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये कब है, 1998 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब है, 2002 में।
इसके बाद इंडियन, ठीक है, ये क्या है 2017 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो आज का ये लास्ट में प्रश्न है। और इसी के साथ आपने जिस तरीके से आपको देखा है, इसी को आपको रिवाइज करना है और पीडीएफ आपको ले लेना है। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कोई सा वीडियो देखिए, उसमें किसी ना किसी कमेंट में लिंक मिल जाएगा आपको। यदि आपको नहीं मिलता तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, जिससे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय था, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना क्या, तीव्र जो अधिक समावेशी और सतत विकास। ठीक है, अब इंग्लिश वालों के लिए मैं इसको एक बार वो उस तरीके से किए देता हूँ, जो आप पॉज कर करके उसको देख लेना, मैं उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, यदि आप डायरेक्ट पीडीएफ भी देख लें तो डायरेक्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप उससे भी 5 मिनट की बात है, अभी आप पॉज कर करके उसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ये रहा। ठीक है, इसको पॉज करके आप पढ़ते जाइए, हम आपको ऊपर करते जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन। इसी को आप पॉज करते जाइए और आप उसको मिलाते जाइए। पॉज करके आप उसको पढ़ लीजिए ध्यान से। और रिवाइज करते जाइए, आप लोग रिवाइजन कीजिए और इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इससे आपको एक पीडीएफ को करीबन 2-3 बार इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एक दो मिनट की बात है। इस प्रकार से आप लोग पॉज करते जाइए, पॉज करके देख लीजिए, थोड़ा हमारा भी टाइम का बचत होगा। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए।
इस प्रकार से 150 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। नमस्कार।